हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में जो हम क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इस न्यू सीरीज़ में हम एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसमें कोई फेक दावे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल मन लगाकर एक एक पॉइंट जो यहाँ डिस्कस होगा उसको आप कवर करेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। यानी आपका जब भी कोई टेस्ट होगा, पेपर होगा, कोई मिड टर्म्स होंगे तो आपको जो ये पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उनको बस देखना है एंड यू विल बी डन। आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर मैंने खुद बैठकर एनसीईआरटी का एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उनमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब डायग्राम्स क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट, वो मार्क डे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसी लाइन का आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उसका आंसर एज वेल एज लाइन, मतलब लाइन के बीच में से, मतलब हमने उसको इस तरह से स्कैन कर लिया है कि एक एक पॉइंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। तो सब कुछ एग्जाम्पल्स जो कुछ भी कवर्ड है, अब आपको पता है बायो के चैप्टर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे डायग्राम्स एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये सब चीज़ें कवर्ड हैं पूरी वीडियो में, ठीक है। तो हम कम से कम मिनिमम टाइम में चैप्टर को कवर करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सीरीज़ आए तो, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। प्लीज़ यार कमेंट्स कर दिया करो, तभी पता चलता है कि क्या आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर क्या आपकी डिमांड है। तो उसी बेस पर हम वर्क करेंगे और जो आपको चाहिए उसी की वीडियो बनाएंगे। सो बिगिन करते हैं यार। ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना एक एक पॉइंट को और अपनी एनसीईआरटी में यार साथ साथ मार्क कर लो, या फिर अगर आपको अपने इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप एक पेज, ब्लैंक पेज पर आप इन पॉइंट्स को जिस वे से मैंने मार्क किया है और जैसे जैसे मैं डिस्कस करती हूँ, मैंने ये चीज़ बोली तो ये कहाँ काम आएगी, उस चीज़ को भी अगर आप नोट कर लेते हो तो दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल है या फिर आप उस टाइम वीडियो को ही सुन लेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट है फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द रिविजन, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। बट बेस्ट वुड भी कि आप एनसीईआरटी पर पहले मार्क कर लें और उसमें से भी इफ़ यू वांट तो आप अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स इसमें से बना सकते हैं जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर जो पॉइंट्स मार्क हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन देना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक तो वीडियो आ रही है, बहुत टाइम बाद एक्चुअली। एंड अब आपको आई ट्राई कि वीकली तो एक वीडियो ज़रूर आएगी। सो दैट जस्ट डिपेंड्स कि आपको कैसे ये सीरीज़ अच्छी लगती है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो विल कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं यार। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहली डिस्कशन जो आती है दैट इज़ अबाउट कॉर्क। तो यार कॉर्क में देखो, सबसे पहले आपको जो पता ही है, अब आपने यार पहली लाइन तो हर कोई पढ़ता ही है ना, तो वो याद रह जाती है कि वो स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब से रिजेंबल करता है। उसमें क्या होंगे, लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो बस यार इतना सा कॉक का कुछ और नहीं। और ये कॉक क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री से मिलता है, बस इतना सिंपल सा याद रख लो। एंड सेल वर्ड जो है वो कॉइन हुआ था लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड था एंड इट मीन्स अ लिटिल रूम। तो इसमें अभी यार क्या ही है, ये तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है ना क्वेश्चन, बट स्टिल बन जाता है 1 मार्क के लिए। आई स्टिल रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सो यस, आप मतलब इसलिए इसको मार्क किया गया है। अदरवाइज नेक्स्ट इसी पेज पर यार देख लो एक बार, आपको अनियन पील का जो मतलब ये डायग्राम है, एक बार फिगर को यार ध्यान से देख लो, ठीक है। बनाने को आए या ना आए, आई डोंट थिंक कि ऐसा आने वाला है, बट अगेन हम अगर दिमाग में रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हैं उसमें आप ये फिगर ही बना देते हो तो दैट वुड बी अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर यू। नेक्स्ट यार देखो, ये बॉक्स में से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना, इसको प्लीज़ यार अंडर एस्टिमेट मत करना। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और बॉक्सेस में से भी मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे और आपको बाद में पता नहीं चलता यार ये तो रीजनिंग क्वेश्चन था, ये आया कहाँ से। यार सब कुछ एनसीईआरटी में दिया होता है, बस पढ़ने का तरीका डिपेंड करता है और वो सब आपको बनाया मैं आपको खुद मार्क करवा रही हूँ, खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वाई नॉट जस्ट डू इट, है ना। तो देखो यार, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, बेसिक्स है। अच्छा, 1831 में यार रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल को। इन 1839 परकिंजे ने कॉइन किया था ये टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। और
cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life। ये दो बायोलॉजिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था इस थ्योरी को। पहले तो ये ध्यान रखना सेल थ्योरी होती क्या है, और ये साफ साफ हमने पढ़ लिया, ठीक है, बेसिक्स है, अभी इस पर इतना टाइम हम एक्सप्लेनेशन में नहीं लगाएंगे। ये सब चीज़ें थोड़ी दिमाग में याद करके रखने वाली है और इतना तो आप कर सकते हैं। तो श्लीडन एंड श्वान ने ये दी थी, तो ये आपको याद रखना है। एंड इसको फर्दर एक्सप्लेन किसने किया था? वर्चो ने, राइट। ये ईयर्स वगैरह ये सब याद नहीं रखना, खाली 1665 वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। और वर्चो ने क्या सजेस्ट किया था? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन 1940 डिस्कवरी हो गई थी तो उसने पॉसिबल बनाया था टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। सही, यहाँ तक हमें बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। अभी तक हमने कुछ बहुत टेक्निकल बातें नहीं की हैं, खाली फैक्ट्स जो 1 मार्क में ऐसा आ सकते हैं ना, वैसा सब डिस्कस कर लिया है। अच्छा, तो यार सिंगल सेल का एक एग्जाम्पल मुझे बनाओ, क्या है? अमीबा। यार इतना सिंपल है, राइट, इसमें क्या ही करें। और एग्जांपल्स हैं पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यार ये अजीब सा नाम है, खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनि मीन्स सिंगल। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मैनी सेल्स से बने हो, तो वो हो गए फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। अब यहाँ पर यार ध्यान रखना, जहाँ पर ये ब्लू मार्कर आएगा इट मीन्स कि क्वेश्चन बन रहा है लाइन से, तो वो मार्क करके रखा है और उसका आंसर भी साथ में गिवन होगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? नाउ दिस इज़ द आंसर कि सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ द ओन काइंड एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए ये मतलब आपका आंसर है शॉर्ट। मतलब आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, आंसर आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हो, आपको कीवर्ड्स खाली ध्यान रखने। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यार डायग्राम, वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये सब के सब आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, इसकी यार ज़रूर प्रैक्टिस करना, स्पेशली इस नर्व सेल की यार बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल नर्व सेल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, एंड बाकी भी आपको आने चाहिए। कुछ भी वो लोग उठाकर पूछ सकते हैं आपको डायग्राम बनाने को। नेक्स्ट है, आपको ये छोटा सा पॉइंट है यार, मतलब कहीं भी यूज़ हो सकता है, दैट अमीबा हैज़ चेंजिंग शेप्स। अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है, बट कोई ऐसे सेल का एग्जांपल दे सकते हो जिसकी एक टिपिकल शेप होगी जो अपना चेंज नहीं करेगा शेप को? दैट इज़ अ नर्व सेल। तो ये छोटा सा पॉइंट हमने ढूंढ के यहाँ पर आपके लिए मार्क करा, इसको ज़रूर पढ़ना यार। बाकी की जो लाइन्स हाईलाइटेड नहीं है ना उसको मत पढ़ो यार, किस लिए यहाँ पर मेहनत की गई है, किस लिए मैंने खुद बैठ कर ये मार्क किया, ताकि आपको सिर्फ वही हाईलाइटेड कुछ चंद पॉइंट्स पढ़ने पड़े। अगर आप भी सब पढ़ने बैठोगे वापस से, तो यार इससे अच्छा तो है ना कि इस वीडियो को ही दोबारा रिवीजन के लिए देख लो ना। क्यों इतना टाइम आप करोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस तरह से, राइट। तो नेक्स्ट यार क्वेश्चन आ गया ब्लू, सो तो नहीं रहे ना ध्यान से। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? तो अगेन यार यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। आंसर बता रहे हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में ऐसा डिवाइड होता है ना कि ये मतलब बॉडी पार्ट ऐसा काम करेगा ऐसा, तो यही सेल्स में यार सेम चीज़ हो रही होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ईच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स पर तो यार हमको बहुत सारी यहाँ पर डिस्कशन करनी है, उससे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता ही नहीं सकती इस चैप्टर में, हो सकता है आपको खुद भी पता है, अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सब डिस्कस करेंगे। सो सेल ऑर्गेनल्स के यार कुछ बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मेकिंग न्यू मटीरियल इन द सेल, या फिर जो ओल्ड वेस्ट मटीरियल है उसको क्लियर अप करना, तो यार ये बहुत बेसिक है, राइट। ऑर्गेनल्स में यार देखो सेम ऑर्गेनल्स यार ये कुछ मतलब नहीं इम्पोर्टेंट, राइट। हाँ, इंडेक्स क्वेश्चन आप देख सकते हो, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। मैंने आपको पहले यार आपको बड़ा लगा होगा कि यार इतनी डिटेल ये एसएसटी थोड़ी चल रही है यहाँ पर, बट देख लो क्वेश्चन है और आएगा, इसलिए हमने पहले ही सब कुछ मार्क कर लिया है। हाउ में भी आपको मार्क करवाया गया है, ध्यान से। Why is the cell called the structural and functional unit of life? अब ये चीज़ मैंने आपको मार्क करवाई है ब्लू क्वेश्चन में, यू शुड नोट कि यहाँ पर सब कुछ ही बहुत डिटेल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसका आंसर अब डेफिनेटली दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि अब हमारे चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर हम डिस्कशन भी करेंगे। सो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब यार इसको मैंने ना मार्क करके रखा है एज अ पॉइंट्स में, क्योंकि आपसे नोट्स में भी पूछता है क्वेश्चन की राइट सम डिटेल्स ऑन ऐसा करके ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म, तो वो पॉइंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। और वो पॉइंट्स आपको इन्हीं एनसीईआरटी लाइन से मिलेंगे जो मार्क किए गए हैं। इनको एज अ कीवर्ड अपने दिमाग में बिठाओ यार, बार बार रीड करोगे, बार बार उसको करोगे तो अपने आप हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट थिंग। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट से हम स्टार्ट करें, एंड इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली यार आउटर वाला ही करेगा ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट्स वेरी बेसिक। इसको इस तरह से लेकर रखो, सब कुछ बेसिक। इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, राइट। और प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न यहीं पर है क्योंकि बहुत सिलेक्टेड मटीरियल्स को ही अलाउ करेगा, सब कुछ नहीं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसा नहीं। सिलेक्टिव इसका नाम मतलब सिलेक्टेड मटीरियल्स को ही अलाउ करता है, ये बहुत ध्यान रखता है अपने सेल का, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ये हेल्प करते हैं अंदर मूव करने में। तो सबसे पहले तो यार कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन है। ये किस प्रोसेस से मूव करते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन पर यहाँ यार बहुत सारी डेप्थ है और इसको ध्यान से समझ लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंसर्स में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आएगा। अच्छा, CO2 में यार क्या होता है कि इट एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है। हमें पता है CO2 की कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन होती है बाहर के एनवायरनमेंट में, राइट। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो क्या होगा, CO2 मूव करेगा हायर रीजन कॉन्सेंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। सिंपल था। अब सिमिलर उस पर हम अगर बात करें O2 की, तो O2 यार कहाँ बाहर होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है और इंटरनल एनवायरनमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, इट मीन्स कि वो मूव करेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ जाएगी व्हेन इट मूव्स इन द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ आई हैव टोल्ड कि ये ब्लू कलर क्वेश्चन के लिए, सो ये क्वेश्चन क्या बनाएगा कि हाउ डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड द एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आंसर आपको ये कोट करना पड़ेगा, फर्स्ट विद CO2 एंड देन सेकेंड विद O2। अच्छा, वाटर के साथ भी यार सिमिलर केस है, वाटर के लिए भी आप कह सकते हैं। वाटर के केस में बस एक डिफ्यूजन का जो स्पेशल नेम हमने दिया है दैट इज़ ऑस्मोसिस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रोसेस यार इस चैप्टर में जब हम रीड कर रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस के नेम है, तो उनको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया। तो यू शुड ऑल्सो डू द सेम। ऑस्मोसिस और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। वैसे तो आपको समझ आएगा कि डिफ्यूजन का स्पेशल नेम है फॉर इन केस ऑफ वाटर। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर यार अफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर से, मतलब उस ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स अ हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, क्वेश्चन टाइम, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। तो यार इसके केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पक्का देख लो, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन। और आगे जो अब हम अगले 5-10 मिनट लगाने वाले हैं वो इन्हीं रीजनिंग क्वेश्चंस पे लगाने वाले हैं, तो ध्यान से यार समझ लो सब कुछ। हाँ, तो क्या होएगा यार अगर हम इसको शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में मतलब पुट कर देंगे, ठीक है, वाटर में, तो अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल उसकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन हायर है सेल के अंदर से, मतलब सेल के बाहर वाटर की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी आउटसाइड सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो इट मीन्स कि सेल गेन करेगा वो वाटर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है कम कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शंस में फ्री होते हैं, चाहे इधर मूव करे, चाहे बाहर मूव करे, चाहे अंदर मूव करे, है ना। तो अगर वो अंदर मूव करेगा तो इट विल स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो गेन कर रहा है।
बट अगर दूसरा केस हो कि सेल के अंदर बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन हो और बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, तो वो बाहर जाएगा ना ऑब्वियसली, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगी, वो बाहर होगी, तो दैट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपो का हाइपर मतलब ऑपोजिट कर देंगे। और इस केस में क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर से पानी जा रहा है ना, तो वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर पानी एंटर कर रहा है तो वो बढ़ जाएगा, नहीं स्वेलिंग हो जाएगी। बट इन केस दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अंदर भी और बाहर भी, तो दैट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी वाटर की नेट मूवमेंट ज़ीरो होगी। और इस केस में सेल का साइज सेम रहेगा, ना वो श्रिंक करेगा ना ही वो स्वेल करेगा। नाउ आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन हाउ। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यार ये एक्टिविटी है, इसको इग्नोर करते हो आप लोग, बट प्लीज़ नोट, यहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। आगे की दो एक्टिविटीज़ दोनों से रीजनिंग क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एग को हमने डिज़ोल्व कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में इसको डिज़ोल्व कर दिया। यार शेल किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इतना बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल गया। एग को अगर हम प्योर वाटर में 5 मिनट के लिए रखते हैं तो बताओ क्या ऑब्जर्व होगा, ऑब्वियसली यार स्वेल होगा। अभी हमने यही तो पढ़ा, क्योंकि वाटर उसके अंदर एंटर करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि एंटर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो थी और बाहर ज़्यादा थी, तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि इट विल गेन दैट वाटर इनसाइड इट। अच्छा, अभी इसी के इसका उल्टा है, अगर हमने सॉल्ट सोल्यूशन में उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डी शेल्ड एग को रखा है फॉर 5 मिनट, तो क्या होगा, एग शेल श्रिंक हो जाएगा, एग श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर पास आउट करेगा एग सोल्यूशन से इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, राइट। सो इस वे में आप कर सकते हैं। और सेम एक्टिविटी ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट से भी अगर हम परफॉर्म करें या पढ़ लें, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट में रखेंगे, ड्राइड रेजिन या एप्रिकॉट को, तो आंसर क्या आएगा, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, हाउएवर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इट लूजेज वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक्स। तो यही सेम चीज़, ये जो हमने ये वाली थ्योरी पढ़ी है ना, देख लो ये रीजनिंग क्वेश्चन में कैसे काम आ रही है। सो बी वेयर, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसको बार बार पढ़िए। अगर एक बार भी समझ नहीं आया तो वापस से इसको एक एक लाइन को पढ़िए, या फिर इस वीडियो को दोबारा सुनो, आपको 2-3 बार में ज़रूर से समझ आएगा। बट यार इसको छोड़ के नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यार ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया, ये या तो कुछ हटके लाइन होगी या फिर एग्जाम्पल टाइप इस तरह का कुछ होगा, राइट। तो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, तो मतलब उसका एक एग्जाम्पल लिखा है। एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो आपसे एग्जाम्पल पूछे ऑस्मोसिस के, तो यार ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 यूजेस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो यार ये आप कंक्लूड कर ही सकते हैं, अब तो हमने सारा पढ़ ही लिया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पॉइंट जो रह गया था, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड ये किससे बना गया है। इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड, मतलब फूड कंज्यूम करने में, फूड को एनगल्फ करने के लिए, एनवायरनमेंट से उसे लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अदर जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है एंड इट इनेबल्स, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। प्लीज़ यार ये मार्क करके रखा है, जैसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की, हाइपोटोनिक की, आइसोटोनिक की, ठीक है, एंड हाइपरटोनिक की, तो एंडोसाइटोसिस ये लिखा हुआ है, तो समझ तो आपको आ गया, बस इसको वर्ड्स में फ्रेम करना है। अमीबा ऐसे ही अपने फूड को एनगल्फ करता है, अगर आप वो डायग्राम भी देखेंगे ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ यार हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। तो यार सेल वॉल का यार देखो, वॉल से आपको पता ही चल रहा है, इट इज़ द रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड लाई करता है, राइट। एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, बहुत ही कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, तो इतना सा याद रखना है।
नाउ दिस इज़ अ डेफिनेशन प्लाज्मोलाइसिस, तो यार ध्यान से थोड़ा मार्क कर लो इसे. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. तो यार ये तो हमने अभी पूरा पढ़ा ही है कि श्रिंक होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर जो हमारे को इम्पॉर्टेंट है सेल वॉल में, इसके फंक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट. आपको किसी का भी पूछ लेगा, न्यूक्लियस का, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आगे गोल्जी एपरेटस, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स भी आएंगे. तो यार ये तो इस चैप्टर का मस्ट है, ये मस्ट डू चीज़ है इस चैप्टर की. सो इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, मतलब हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग नहीं होने देता, इतना हार्ड है ये. इट स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, मतलब अगर बाहर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक मीडियम है, बहुत डाइल्यूट मीडियम है, तो ये स्वेल हो जाते हैं और बहुत एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब बहुत ही बढ़कर ऐसे प्रेशर लगाएगा ना कि मतलब बर्स्ट नहीं होने देगा सेल को बचाएगा, उसका रक्षक है. द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell. ठीक है. बिकॉज ऑफ द वॉल such cells can withstand much greater changes in surrounding medium than animal cells. तो यह सेल वॉल का काफ़ी बेसिक सा हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस. तो यार न्यूक्लियस में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एक ये पॉइंट जो मैंने थोड़ा सा मार्क किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि सोल्यूशन, ऐसे कौन से सोल्यूशन हैं जिनको हम स्टेनिंग करने के लिए, जैसे आप लैब में देखेंगे आयोडीन सोल्यूशन, सैफरन सोल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, तो इनके नाम पता होने चाहिए. दैट्स वेरी बेसिक, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, आपसे पूछा जा सकता. नेक्स्ट है, हाँ, तो ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन देखो कहाँ से निकाली, एक्टिविटी के बीच से. अब आपने तो छोड़ देनी थी बट हमने निकाल ली. अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर भी अगर यहाँ पर नहीं बना, हम आगे देखेंगे, तो आप उससे समझ सकते हैं कि इट्स वेरी डार्क कलर्ड, स्फेरिकल होगा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस जैसे ना ब्रेन होता है ना, बस ये वही है. न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस का भी अपना ही यार चल रहा है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी डबल लेयर, वो भी डबल लेयर कवरिंग लेकर बैठा है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द न्यूक्लियस टू आउटसाइड द न्यूक्लियस. आउटसाइड कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में. अभी साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे आर ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. ये लास्ट में आएगा यार, डिवीजन वाला ही हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में. क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए की यार डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हाईलाइट की हुई है. क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से. डीएनए में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. यार ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी रियलाइज़ नहीं होंगी, बट अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है या फिर आपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख रखी है, तो आपको पता रहेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये. फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे जीन्स. In a cell which is not dividing, this DNA is present in the form of chromatin material. Please यार इसको ध्यान रखो, chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है. उसके बाद है whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई. जब डिवीजन होगी तो यही chromatin material क्रोमोसोम्स में बन जाएगा. अच्छा, इट प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल. इसका एक फंक्शन है सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी डिवीजन होती है ना सेल्स की, तभी बहुत इंपॉर्टेंट. अभी हमने देखा ही यार, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द डिवीजन ऑफ सेल, तो वो ये कंटेन करता है. एंड इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द वे द सेल विल डेवलप, मतलब किस स्ट्रक्चर में बनेगा या फिर ये क्या एग्जिबिट करेगा इट मेच्योरिटी, एंड किस केमिकल एक्टिविटी को फॉलो करेगा. ये सब डिटेल्स न्यूक्लियस के पास होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स आई कॉल्ड इट एज द ब्रेन. अच्छा, बैक्टीरिया यार, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ग्रीन मैंने मार्क किया ना, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन जो है बहुत पुअरली डिफाइन होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता. और इस तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, जिसमें ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड. प्लीज़ यार ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो. नेक्स्ट, सच ऑर्गेनिजम्स हु लैक cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. यानी prokaryotes की एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, prokaryotes. prokaryotes में प्रो का मीनिंग है प्राइमरी या प्रिमिटिव. ठीक है, एंड कैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी प्राइमरी न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है.
ऑर्गेनिजम्स विच इन द सेल्स विच हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको कहते हैं यूकेरियोट्स। तो यार इसकी ये देखो ये टेबल आएगा ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल, ये आप खुद फिल करेंगे अभी ये सब पढ़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में आपसे डिफरेंस पूछेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स। अच्छा, फिर है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर पाता ये। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन यूकेरियोटिक सेल्स। यार ये प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब जो हमने साइटोप्लाज्म की बात करनी थी वो कर लेते हैं। सो इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज, जिनकी अब डिस्कशन हम स्टार्ट करने ही वाले हैं आपसे कुछ देर में। सेल ऑर्गेनलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और ये देखो प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है बट द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर ऑल्सो एब्सेंट, इनमें सेल ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूकेरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उनके पास मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनलीज भी होती हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट हटके पॉइंट है दैट वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नाउ दिस यू हैव टू फिल, यार खुद फिल करेंगे इसको और यही पॉइंट्स को आप इसको लिखेंगे भी, ये साइज़ वगैरह ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनलीज। यार मैं इतना स्ट्रेस करूँ ना, इतना स्ट्रेस करूँ तब भी स्ट्रेस कम पड़ जाए यार, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट हम कवर करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे यार, उनके डायग्राम एज वेल एज उनके फंक्शंस, उनका एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यार उसको तुम प्लीज़ अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। और जो पॉइंट्स मार्क किए इनको प्लीज़ मत छोड़ना, चाहे उसके अलावा एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, बट यार इतना तो पढ़ लो। नाउ हटके पॉइंट ये एग्जाम्पल बेस्ड है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनलीज जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार सबसे पहला इसके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग्स या वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यार ये इनका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इनके स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। RER लुक्स वेरी रफ, R से रफ याद रख सकते हैं, अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस में होते हैं, फिर से R से याद रखो, राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सर्फेस। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम्स में क्या मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, लिपिड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ, ठीक है, एंड देन राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होता है, फैट्स एंड लिपिड्स। तो ये याद रखना है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane, obviously, and this process is known as membrane biogenesis। यार फिर से डेफिनेशन आ गई, इस पॉइंट को ध्यान रख लो। membrane biogenesis क्या होता है, साफ साफ यहाँ मेंशन है, ठीक है। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones, ठीक है। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance, it always forms a network system। और यार मैं बता नहीं सकती, इतना इम्पोर्टेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल का फिगर है कि आपको उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डायरेक्ट पूछते हैं इसका डायग्राम, प्लीज़ इसको मार्क कर लो। ये कैसा टिक मारा है, अच्छा सा टिक मारा, राइट। नेक्स्ट है वन फंक्शन ऑफ ER, मतलब आप फंक्शंस पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दैट इज़ टू ट्रांसपोर्टेशन हमने देख ली, ठीक है, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स की, ठीक है, स्पेशली प्रोटीन्स की, ठीक है, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होने के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करता है,
ठीक है। इन लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR क्या प्ले करता है? इट हेल्प्स इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यार ये 3 पॉइंट्स है, तीनों को याद रखो प्लीज़ यार, ये लिखने में आएगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ प्लांट सेल, अगेन आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। नाउ गोल्जी एपरेटस में यार क्या है कि आपको इतना इंपॉर्टेंट है इसकी भी, अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सब कुछ ही इस चैप्टर में यार पहली बार इंपॉर्टेंट है, बट जो मार्क किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपको समझ आ गया होगा और आई होप कि मज़ा आ रहा है, आपके साथ चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है एंड दे आर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। याद रखना प्लीज़। They have connections with membranes of ER and therefore they constitute another portion of complex cellular membrane system. अच्छा, material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. अब हमने ER में देखा था कि यार वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, उसका काम तो मैन्युफैक्चर करना है ना, बट ट्रांसपोर्ट करता कौन है? Golgi apparatus, ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसके फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यार प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेटस। अगेन ये पूछा जाएगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स सिंपल शुगर से कहाँ पर बनाई जाती हैं, किस ऑर्गेनली में? दैट इज़ गोल्जी एपरेटस एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क में मार्केट। उसके बाद इस डब्बे को आपने नहीं पढ़ना था, बट हमने इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला, दैट इज़ अ रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स। इस मेथड को बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन, और इस मेथड में हम वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। दैट इज़ पर्टिकुलर हेल्पफुल इन द ट्रेसिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ सेल। तो यार याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट का वीक सोल्यूशन और ब्लैक रिएक्शन इसको बोलते हैं फॉर स्टेनिंग पर्पजेज। और एक स्टेनिंग में याद करो क्या मार्क करवाया था? मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, और तीसरा क्या था आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, दिस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक विच इज़ फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स and these enzymes are made by a rough endoplasmic reticulum. Please note this. And it is a kind of waste disposal system. डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, बताओ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल क्या है? दैट इज लाइसोसोम। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे, वो भी याद रखो, अभी मार्क करवाएंगे। These help the cell to clean by digesting any foreign material, या फिर जो फटा पुराना सेल या वॉर्न आउट हो चुका है ना सेल ऑर्गेनल, उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है, यानी उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, ओल्ड ऑर्गेनल्स है यार, उसको भी ये ब्रेक कर देता है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ये ब्रेक करता है, तो इसका ये बेसिक काम है। एंड इट कंटेन्स वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग दीज, जो मटेरियल्स को ब्रेक करना है ना, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ब्रेक करेंगे उसको भी कंटेन करता है लाइसोसोम में, ठीक है ना। उसके बाद है डैमेज्ड। अच्छा यार मान लो सेल आपका ना डैमेज हो गया, ध्यान से सुनो, सेल बेचारा यार बहुत बूढ़ा हो चुका था, मतलब डैमेज हो गया, तो अभी क्या करेगा लाइसोसोम? यार वो खुद ही बर्स्ट कर जाएगा, मतलब वो अपने आप को मतलब डाइजेस्ट कर लेगा, यार सेल को खा लेगा। इतनी पावरफुल शक्ति है लाइसोसोम के बाद। यार लाइसोसोम फिर खतरनाक भी है, मतलब सेल यार हल्का सा बीमार क्या हुआ, यार डैमेज क्या हुआ, पुराना क्या हुआ, ये तो खा जाएगा खुद को ही। ऐसे याद रखो लाइसोसोम को। सो दीज आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। समझे? अब आपसे पूछेगा वाई आर लाइसोसोम्स, या फिर विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल एंड वाई? बताओ यार, रीज़न एक्सप्लेन कर दिया ना, इट में बर्स्ट, खुद ही खा लेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट कंटेन्स 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। अरे वाह, बाहर पोर तभी तो कुछ अलाउ करेगा एंटर आने में, अंदर नहीं यार, अंदर डीपली फोल्डेड है, ठीक है समझ गए। These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions, ठीक है, मतलब फोल्ड जितने यार सरफेस एरिया बढ़ाओ, ATP जनरेट करना है यार, केमिकल रिएक्शंस होने हैं, जगह चाहिए, इसे फोल्ड्स को इंक्रीज करो ना, समझे। एनर्जी, अच्छा मैंने यार सिर्फ एनर्जी इसलिए किया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ आ जाए यार भाई साहब, एनर्जी को याद रखो, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। वाह। सो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? थ्रू ATP। यार इसकी फुल फॉर्म प्लीज़ याद रखना है, DNA की याद रखने को बोली, और सेकंड मैंने बोली ATP, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एंड ATP को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस से याद रख लो माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड
ATP से याद रखो, यानी एनर्जी से याद रखो। किसको? ATP को नहीं, एनर्जी से याद रखो ATP को, समझिए। और ये एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? टू मेक न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, समझे? ठीक है। दे हैव, यार इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मिस मत करना। दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। यार यहाँ पर भी देख लो, क्वेश्चन है, आएगा कहीं तो मैंने पढ़ा है, आते हैं। पढ़ा क्या यार, तुम्हें नहीं पता इतना इंपॉर्टेंट है? वो तुमसे पूछेगा किसके पास अपना खुद का DNA है और खुद के राइबोसोम है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सेल जाए भाड़ में, मेरे पास अपने प्रोटीन्स है, मेरे पास अपना राइबोसोम है, मेरे पास अपना DNA है। कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और भी है, प्लास्टिड्स, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बहुत मस्त चिल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स, मैंने बोला था प्रोटीन बनाने के काम होता है, उसके पास अपना राइबोसोम, DNA, सब कुछ है। मज़ा आ गया। प्लास्टिड्स, यार प्लास्टिड्स बेचारे सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल एक्सक्लूसिव प्लास्टिड्स, समझे? प्लास्टिड्स इसके पास होते हैं दो टाइप के। क्या? प्लास्टिड्स यार ऑब्वियसली दो टाइप के प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्ट, CC कलर्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स यार ल्यूकोप्लास्ट यानी वाइट या कलरलेस डल बेचारे प्लास्टिड्स, ठीक है। यार क्रोमोप्लास्ट कंटेन करते हैं हमारे प्यारे से क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल जो कि कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, समझे? एंड क्लोरोप्लास्ट किसकी सिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में। यार इतना बोरिंग, तुम्हें रटा होगा यार ये क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब फोटोसिंथेसिस, राइट। अच्छा, येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, यार ये भी कंटेन करता है। ऐसे येलो ऑरेंज पिगमेंट्स भी इसके पास होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। क्लोरोफिल तो ग्रीन पता ही है यार, कितना बताएं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस हैं, बेचारे डल्स हैं। दे आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, मतलब बोरिंग से ऐसे कलरलेस है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सब स्टोर होता है इसमें, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ध्यान रखो यार, मार्क करवा रही हूँ डेफिनेशन, भी सीरियस। यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन आपकी आंखों के सामने से निकल रही है और आपको पता नहीं चला, कितने मज़े में ये पढ़ रहे थे, बट ये थोड़ा सा सीरियस है यार, पढ़ लेते हैं। स्ट्रोमा क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड, कौन से मटीरियल? स्ट्रोमा, समझे? दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लास्टिड्स मतलब हमने बोला ही पहले भी, क्योंकि इसके पास भी अपना DNA एंड राइबोसोम, ये देखो इतने अच्छे से मार्क करके रखा है। लास्ट वैक्यूल्स, लास्ट सेल ऑर्गेनली, इसके बाद सेल डिवीजन, यार ये थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी वैक्यूल्स फटाफट पढ़ते हैं। दीज आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स यार फील्ड में इतना चल रहे हैं। कंटेंट्स स्टोर करने के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्टोरेज सैक्स हम कहते हैं वैक्यूल्स को। यार तुम्हें तो मुझे लगता है याद भी हो रहा होगा, साथ साथ बताना अगर हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखना। These are small sized in animal cells while plant cells are very large vacuoles। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 50 से 90% सेल की वॉल्यूम यही खा लेता है, यही लेकर बैठे हैं वैक्यूल। इतना बड़ा ही है स्ट्रक्चर, देखो ऊपर मार्क करवाया था, ये देखो ये वैक्यूल है तुम्हारा, इतनी स्ट्रक्चर, ये इतना साइज लेके बेचारा न्यूक्लियस जो मेन है, ब्रेन है, वो साइड में होकर बैठे है, समझे? याद रखो। अच्छा उसके बाद, हाँ हम कहाँ थे यार? हाँ हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। अच्छा प्लांट सेल्स में यार वैक्यूल्स, दे आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। ऑब्वियसली इतनी वॉल्यूम लेकर बैठे हैं तो उसको स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करेगा ना, रिजिडिटी। अच्छा ये कंटेन करता है अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स ऑल्सो। अच्छा अमीबा में क्या है कि फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, बट अगेन अमीबा को हम हर जगह घुसाते हैं वैसे भी। अच्छा इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये देखो इसका फंक्शन, दे एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। ये फंक्शन है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। बट यार तुम्हें पता ही स्टोरेज सैक है, वो दूसरा एक्सपेल करेगा एक्सेस वाटर को और वेस्ट को, बस याद हो गया, क्यों? है ना सिंपल। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार देख लो यार, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यार इतना पढ़ के अब तुम्हें नहीं पता यार ये है, इतने रीज़न लिख सकते हो, पूरा चैप्टर पढ़ लिया तुमने ऑलमोस्ट। लास्ट पोर्शन रह गया, दैट इज सेल डिवीजन। तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, ठीक है। सेल डिवीजन हो गया। इसके दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड म्यूसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड, मैं मोस्ट जिससे डिवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ, दैट इज माइटोसिस।
और ये इसका फिगर आप याद रखेंगे। एंड म्योसिस, when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2, and the new cells only have half the number of chromosomes than that of mother cell। और इस तरह से हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। हमने सब कुछ यार जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने खुद मार्क करके ये सब तैयार किया और मैंने खुद इसमें बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यार। बहुत मेहनत लगती है यार पहले मार्क करने में, सब कुछ पढ़ने में, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, और उसे पढ़ाने में तो और भी ज़्यादा। प्लीज़ यार लाइक करना और यार प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है। अभी मैंने देखा कि यार यूट्यूब में ऐसे इस तरीके से लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर के नोट्स और किस चीज़ों से पढ़ाएं, जबकि यार आना तो यहीं से है ना, NCERT से। तो NCERT की इंपॉर्टेंस समझो यार, सब कुछ क्वेश्चन, सब कुछ आंसर यार हमने यहीं पर बना कर रखा है। तो यार प्लीज़ तुम इसे सीरियसली लो इस कंटेंट को, राइट, और शेयर करो एंड यार लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ यार वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।